अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज ज़बीहुल्लाह बुखारी, मॉडरेटर फॉर टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्जिमा के ऊपर है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था लर्निंग मैनेजमेंट कोर्स, जो कि ऑनलाइन हो रहा है। और फर्स्ट मॉड्यूल जो कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो सेकंड मॉड्यूल भी बिल्कुल डॉक्टर महविश के सेकंड लेक्चर है। और ठीक। और यहाँ पर लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लेक्चर है ये बेसिकली सीखने और सिखाने का एक मकसद है इसके पीछे, जिसके अंदर टीचर्स जो है वो हो सकता है अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हो सकता है वो बहुत सीनियर हो। तो जूनियर या सीनियर या फिर मोस्ट सीनियर जितने भी मतलब टीचर्स होते हैं, तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग जब भी ग्रुप में डिस्कशन होते हैं तो डिस्कशन में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दे दें और ज़रूर आप अप्रिशिएट करें टीचर्स को। यही वो चीज़ें होती हैं जो कि एक टीचर को या किसी भी स्पीकर को नेक्स्ट सेशन के लिए और ज़्यादा मोटिवेट रखती है, और ज़्यादा जो है उनको उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि यार स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुना था और कोऑपरेट किया और अप्रिशिएट भी किया। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें ग्रुप में, दूसरों को भी ये एडवाइस करें कि जब आपके लिए लेक्चर लेक्चर अरेंज किया जा रहा है तो बिल्कुल आप लोग भी कल को यहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसी विलिंग है। और अगर कोई इस तरह मतलब इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर बिल्कुल हमारे मैनेजमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करें। इंशाल्लाह ताला आगे फिर हम इस तरह के स्पेसिफिक लेक्चर्स भी वेबिनार के सूरत में या फिर प्रॉपर कोर्स की सूरत में हम अरेंज करके उसको एज ए इंस्ट्रक्टर हम लोग ले सकते हैं। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं डॉक्टर महविश, जो कि बहुत ही माशाल्लाह एक अपनी अपने अंदाज से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, फर्स्ट लेक्चर को काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो वंस अगेन मैं उनको थैंक यू कहूँगा और आज के लेक्चर के लिए उनको मैं इनवाइट करूँगा कि वो अपने लेक्चर को प्रोसीड करें और जो है अपनी माइक ऑन करें। ठीक है, ठीक है मैम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो अहेड विद योर लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश। वेलकम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको सेकेंड खुश आमदीद कहती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से ही होंगे। और अल्लाह ताला अगर कोई परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें और सबको खुश रखें और अपनी रहम करम का। और डॉक्टर ज़ेब का बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने रखी मुझे और इस काबिल समझा। एक प्लेटफॉर्म उन्होंने एक ऐसा रखा जहाँ पे हम जैसे इंस्ट्रक्टर आए और हमें भी चांस मिला अपने एक्सपीरियंस को शो करने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप सबको? यस मैम, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो आज की जो हमारी क्लास है वो उसका टॉपिक है हमारे पास एक्जिमा। सबसे पहले हम एक्जिमा को देखेंगे कि एक्जिमा क्या है, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंटेशन है उसका जो तैयार हुई हुई है वो ये है कि उसके कॉजेज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम को ही जानते हैं कि एक्जिमा खुद क्या है। एक्जिमा को जो उर्दू में कहते हैं वो क्या कहते हैं, जो उर्दू में एक्जिमा को कहते हैं वो नार फारसी कहते हैं। और एक्जिमा का जो एक कॉमन ज़बान में जो इसको यूज़ किया जाता है या आम नाम में इसको जो जाना जाता है वो छाछन के नाम से जाना जाता है। और अगर एक्जिमा को हम और लैंग्वेजेस में देखते हैं तो इसको जो तिब्बी ज़बान में जाना जाता है उसको चंबड़ कहते हैं। अच्छा जी, एक्जिमा दिखने में कैसा होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है। इससे जो बिफोर हमने टॉपिक डिस्क्राइबिंग करा था वो हमारा एक्ने और पिंपल का था, वो भी स्किन से ही रिलेटेड था। इसी तरीके से हम एक्जिमा को देख रहे हैं तो ये भी स्किन से ही रिलेटेड है। ये एक्जिमा है, दिखने में इस तरीके से होता है कि सुर्ख रंग की
छोटी छोटी सी फुंसियाँ होती हैं आपकी स्किन पे, जिसमें काफ़ी जलन महसूस होती है। इसका जो रंग है वो सुर्ख या जर्दी माइल होता है। अच्छा, इसके मिजाज जो होता है इसके मरीज का वो कैसा होता है? इसकी जो मरीज होता है इसके मिजाज में काफी गर्मी पाई जाती है। अच्छा, अब ये है कि हम सब डिस्कशन करें या मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्यों डिस्टर्ब होता है, तो क्या मुझे कोई कमेंट्स करेगा, वजह बताएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम में क्यों डिस्टरबेंस होती है या क्यों खराब होता है वो? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, आवाज आ रही है। बस आपके माइक में थोड़ी सी शोर है, वो जैसे लास्ट टाइम हुआ था। बस ये हैंड फ्री को प्रॉपरली आप लगाएं, निकालें, शायद फिर ये ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप बोलते हैं तो बोलते ही साथ आपके जो है ना थोड़ा सा शोर आ रहा है। तो मुझे नॉइज अभी खुद बहुत फील हो रही है आपकी तरफ से। कोई बोल रहा है आपके? तो किसी का आई थिंक स्पीकर खुला हुआ है, तो वहां से नॉइज आ रही है। देखिए सर, अब ठीक हुआ है? ठीक है मैम, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। आप आपकी आवाज़ सही आ रही है। ओके सर। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे इम्यून सिस्टम की, तो क्या कोई मुझे कमेंट्स में ये बता सकेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम क्यों खराब होता है या क्यों डिस्टर्ब होता है? चले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ कि इम्यून सिस्टम क्यों डिस्टर्ब होता है। ये मेरा जो है पीडीएफ, मैं इससे हट के बात कर रही हूँ। एक जनरली डिस्कशन कर रही हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम क्यों डिस्टर्ब होता है। देखिए, अगर हम होम्योपैथी की निगाह से देखते हैं तो वाइटल फोर्स वीक होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जब वाइटल फोर्स वीक होगा हमारा, तो हमारी तो तो हम इम्यून सिस्टम जो है इसको बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इसलिए हमारा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है ना? अब हम इसको होम्योपैथी की निगाह से देख रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि मियाजम्स होते हैं होम्योपैथी के अंदर। अगर हम क्लास जो भी हम अपनी कर रहे हैं तो इसमें ये है कि जी अम, अभी मुझे काफ़ी आंसर आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप सब अपने कमेंट्स दे रहे हैं, आप सबकी राय आ रही है। थैंक यू एवरीवन, और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कमेंट्स करे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बात क्लियर करती हूँ, फिर हम उस पर भी आते हैं। वाइटल फोर्स वीक होने की वजह इसका मेन कॉज है। ठीक है, अगर ये ठीक होगी तो हम पावरफुल और हम स्ट्रॉन्ग होंगे। सही है ना? और होम्योपैथी के अंदर हम मियाज़मेटिक की तरफ अगर जाते हैं तो होम्योपैथी में बात करते हैं हम सोरा की, सिफिलिस की और साइकोसिस। ठीक है, अगर हम सोरा की बात कर रहे हैं तो सोरा जो है वो जल्दी बीमारियों के अमराज का सबब बनती है। अब क्या है, एक्जिमा कोई बीमारी नहीं है, एक नज़र से अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक सिम्टम्स ही है। ठीक है, और बीमारी क्या है? बीमारी हमारे पास जो है वो है सोरा। ठीक है, पास्ट टाइम क्या होता है, हमारे जिस्म से सफरे का अखराज सही तरीके से नहीं निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी हीटअप हो जाती है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है, गर्माइश हो जाती है। इसका मरीज होता है, उसके मिजाज में गर्मी पाई जाती है। जब गर्मी पाई जाती है या बॉडी में जब ज़्यादा हीटअप हो जाएगी और उसका अखराज अंदर ही स्टोर हो जाएगा, तो इसका जो पेशेंट होगा वो चिड़चिड़ा भी होगा और हमारे अंदर के निज़ाम को भी डिस्टर्ब करेगा। उसका इफेक्ट सबसे बड़ा किस पे जाकर होगा? हमारे इम्यून सिस्टम पे होगा। इम्यून सिस्टम अगर हम वाइटल फोर्स देखते हैं तो देखिए कुव्वत मुदाफ़त को वो डिस्टर्ब, इम्यून सिस्टम हो जाएगा हमारा खराब, तो हम किसका शिकार हो जाएंगे? इसी वजह से अगर सफरा रुक गया है जिस्म में तो बदहज़मी की शिकायत हो जाएगी। बदहज़मी जब हमें हो जाएगी तो क्या होगा, हम कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो सकते हैं और हम मोशन या पेचिस भी आ सकते हैं उसमें।
अच्छा, एक्जिमा का इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सोरा में मुलविस हैं हम, तो उसमें से एक बीमारी एक्जिमा भी हो सकती है। आप डायरेक्टली इसको फोकस ये नहीं करके कहेंगे कि सोरा होने की वजह से ही हमें एक्जिमा हुआ, कि नहीं। हमने देखें, हर इंसान की अपनी एक इंफरादियत है। इंफरादियत को देखते हुए, उसकी काउंसलिंग करते हुए, उसकी केस ट्रीटिंग करते हुए, फिर हम इसको जज करेंगे कि आया अगर ये एक्जिमा का तो इसकी अच्छी कॉज क्या है। अब बात हम यहाँ पे एक्जिमा की ही करेंगे कि एक्जिमा होता कितने तरह का है। कि जो एक्जिमा होता है वो एक्जिमा भी दो तरह का होता है। एक ड्राई एक्जिमा, जिसे हम खुश्क एक्जिमा कहेंगे, और एक है विट एक्जिमा, यानी तर एक्जिमा होगा। क्योंकि देखिए, बास एक्जिमा ऐसे होंगे कि ड्राई होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होगी, और कुछ एक्जिमा ऐसे होते हैं कि उसमें क्रैकिंग आना शुरू हो जाती है, बाथरूम सिचुएशन निकल जाती है, पिंपल्स आ जाएंगे। अब वो कंडीशन है देखने पे कि पेशेंट की नौयत क्या है, उसको कौन सा किस किस्म का एक्जिमा हुआ हुआ है, ठीक है ना, और जिस्म के कौन से ऑर्गन पे हुआ हुआ है। अगर कोई जिस्म या किसी बॉडी के अंदर तीन मियाजम्स होते हैं ना, ये हम मियाजमेटिक की अगर बात करते हैं तो एक बॉडी के अंदर तीन मियाजम्स होंगे। उसमें फिर हम पेशेंट को ये चेक करेंगे कि पेशेंट सोरा में मुलविस है, या सिफिलिस में है, या साइकोटिक का पेशेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो मरीज जो हमारे पास आया है वो कौन सी कैटेगरी में है, मियाजम की। अच्छा, सोरा का जो ताल्लुक होगा वो मेन किससे होगा, जिल्दी अमराज से होगा। जो इसका जो मरीज होता है काफी टैलेंटेड होता है, बहुत ज्यादा ज़हीन चालाक कह लें आप इसको, और बहुत ज्यादा एक्टिव माइंड जिसे कहते हैं ना हम, वो होता है। अगर ये सोरा के मरीज में होगा तो इसको क्या होगा, खारिश इसमें पाई जाएगी, क्योंकि इसमें तमाम सोरा के अंदर जिल्दी अमराज आ रहे हैं। रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, और बास्ट टाइम क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है। हम ये कह सकते हैं हर बॉडी में सोरा प्रेजेंट है, लेकिन कब, टाइम के पास सोरा को क्या होता है कि environment नहीं होता है तो वो एक्टिव नहीं होता है। अच्छा, क्या होता है कि हेरिडिटी में भी ट्रांसफर हो जाता है, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। अब वो एक्टिव नहीं हुआ, कब एक्टिव होगा, जब उसे माहौल मिलेगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है, हमारी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मौसमी असरात का असर भी हम हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम जल्दी बीमारी का शिकार हो रहे हैं और हम सोरा में मुलविस हो गए हैं, या सोरा पे अफेक्ट कर दिया हमारी बॉडी पे, तो हम उसको कौन सी अद्वियात यूज़ करवाएंगे, फिर हम उसको एंटी सॉरिक अद्वियात यूज़ करवाएंगे, ठीक है। अगर हम सिफिलिस के पेशेंट हो गए, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिफिलिस के मायने क्या है। तो जो इसके होते हैं, इसके मायने हैं आतिशी मादे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, खारिश होती है, लेकिन इसको हम कैसे जज करेंगे कि इसमें मवाद का निकलना, चिपचिपा पानी निकलना, या रसना, या छाले हो जाना, या बारीक पूंछियों का बन जाना। इसमें क्या होता है कि गदों की खराबी हो जाती है, ठीक है ना, तो सिक्रीशंस निकलना शुरू हो जाती है तो फिर हम उसको एंटीसेप्टिक मेडिसिन यूज करवाएंगे, सही। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यूज कर सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर आफ्टर दैट जब क्लास होगी तो फिर जब हम मुझसे क्वेश्चन। अच्छा, फिर हम जानते हैं कि एक्जिमा जो है इसके कॉजेस हमारे पास कहाँ क्या है। एक्जिमा को हम ये देखेंगे, पहले तो हमने ये होम्योपैथी की निगाह से देखा है कि हम कैसे एक्टिवेट होते हैं, और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी मैंने, बहुत डीपली आपको नहीं डिस्क्राइबिंग है। जब जस्ट जनरली डिस्कशन करिए, क्योंकि मेरे पीडीएफ में ये शामिल नहीं था, फिर मैं टॉपिक से आउट हो जाती, इसीलिए मैंने सिंपल यहाँ पर आपको थोड़ा सा। फिर हम बात करते हैं कॉजेस कि अगर हमें एक्जिमा हो गया है तो ये कब हो सकता है या कब हो जाता है। इसमें हमने ये देखना है कि ये हमारी लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अब लाइफ का हम कोई भी हिस्सा देख रहे हैं तो इनिशियल स्टार्ट हम सबसे पहले जो करेंगे ना, वो हम बच्चों से लेते हैं कि ये बच्चों में जो है एटोपिक डर्मेटाइटिस वो आम या कॉमन पाया है, ठीक है ना। और अगर ये बचपन में हो गया है, इसकी केयरिंग नहीं हो रही है, तो ये आगे
एडल्ट जा सकता है या टीनेजर है, जब तक एज में जा सकता है, तो उसकी केयरिंग करना लाजमी है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची आया था, उसको डायग्नोस हुआ था, उसको एक्जिमा ही मदर पीठ पे था, वो अभी भी छोटा है। तो उसको जब ट्रीटमेंट करी है तो उसको केयरिंग करने में, ठीक होने में तकरीबन 1 मंथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो होम्योपैथिक डिजीज से काफ़ी ट्रीटमेंट से उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और माशाल्लाह वो अब बच्चा सेट है। अच्छा, कॉजेज़ की बात करें हम इसमें, तो अगर ये बच्चों में हो जाएगा तो बड़े होने तक भी ठीक हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन भी हो जाता है, इरिटेशन भी हो। अच्छा, अब हम आ रहे हैं सिम्पटम की तरफ। सिम्पटम में क्या है कि सबसे पहला जो वो सिम्पटम है वो है ख़ारिश, कि इसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है और रेडनेस भी होगी इसमें। फिर इसमें जो आपको ये बज़ाहिर दिखेगा, वो उसमें बारीक फुंसियाँ भी हो जाएँ, ठीक है। अब कंडीशन हमने देखना है कि इसका फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है। अगर हम इसको कैटेगरी में रखें कि ड्राई एक्जिमा या इस लिहाज से बात, चिपचिपा पानी का निकलेगा या पपड़ियाँ बन जाएंगी, पैचेस बन जाएंगे, स्किल्स बन जाएंगे। बच्चों में है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रेडनेस बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे भी इचिंग बहुत होगी। अच्छा, फास्ट टाइम क्या होता है, ये स्किन जो है ना वहाँ की काफ़ी लैथी हो जाती है, तो किस्म की हो जाती है खारिश करने से भी फास्ट टाइम, तो ये आपको ऐसा भी नजर और स्मोकिंग इससे हो सकते हैं। इस टाइप्स में वो 7 डिफरेंट है। सबसे पहले उसमें सबसे जो कॉमन पाया जाएगा वो देखिए इचिंग है, और ड्राइनेस भी हो सकती है, और सुर्खी भी हो सकती है इसके अंदर, या स्कैनिंग वगैरह और पैचेस वगैरह भी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको और ये बताऊंगी कि एटोपिक जो डर्माटाइटिस है, जी अब देखिए, अब आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, बट ये है कि जैसे ही आप बोलने लगते हैं तो उसमें बहुत शोर साथ में आ रहे हैं, तो माइक या बहुत ज्यादा करीब है या बहुत ज्यादा दूर है। थोड़ा सा इसको सेटिंग करें प्लीज। देखिए सर, अब सेट हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी भी। सर, सर मुझे आपकी तरफ से नॉइज आ रही है, कोई क्लिकिंग हो रही है कंटिन्यूअसली। देखिए सर। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? यस मैम, आ रही है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सर? यस थैंक यू जी। मैम। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो कॉमन आपको यहाँ पे 7 डिफरेंट टाइप एक्जिमा जो है, इसमें आपको जो कॉमन होगी वो एटोपिक डर्माटाइटिस है, जो ये कॉमनली होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें 7 टाइप्स कौन सी हैं जो एक्जिमा में पाई जाती हैं। इसमें ये है कि जो टॉपिक डर्माटाइटिस है ना, इसमें अगर आप एलर्जीज जो है वो ज़्यादा होगी, और एलर्जी के साथ साथ आपको अस्थमा भी हो सकता है, और उसमें क्या होगा कि हाई फीवर भी हो सकता है, ठीक है। देखेंगे एटॉपिक डर्माटाइटिस है, ये बेबी की पिक भी शो करिए। देखिए इसमें जो पोजीशन पेशेंट की आएगी, चाहे कोई बेबी हो या कोई टीनेजर है या किसी बड़े को अगर हो गया है, तो कॉमन उसकी जो प्लेसमेंट होगी डर्माटाइटिस की, वो कहाँ पर होगी, आपकी चिक्स पे हो सकती है, आपके नेक पे हो सकती है, बैक पे हो सकती है आपकी, या आपकी आर्म्स पे हो सकती है, आपकी नीज पर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एटॉपिक डर्माटाइटिस जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसमें ये बेबी की पिक शो करी गई है, जैसे आप फेस पे देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रेडनेस हो रही है, इसमें इचिंग भी है बच्ची को,
इसमें खारिश भी हो सकती है इसको, और इसमें रेडनेस तो है जो सबको ही नजर आ रही है। उसमें जो कॉमन होगा वो बेबी को हाई फीवर भी हो सकता है, और एलर्जी के साथ साथ क्या होगा, इसको अस्थमा की शिकायत भी हो सकती है। अच्छा, ये जो अगर अस्थमा की शिकायत होगी या एलर्जी होगी तो इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हम देखेंगे कि मौसम कैसा है, वो भी बहुत काउंट में होगा। कि जैसे चेंज होता हुआ मौसम होता है, आपका हुआ चेंज होता है, allergies हो जाती है। तो इस वेदर में ये टॉपिक डर्माटाइटिस जो है वो काफी इफेक्ट। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड डर्मेटाइटिस जो है, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी रेडनेस आपको पाई जाएगी, रेडनेस बहुत ज्यादा होगी, और रेडनेस के साथ साथ क्या होगा, इसमें रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन किस चीज का होगा कि आपको जो है किसी भी अल्कोहलिक चीज से, किसी परफ्यूम से, किसी बॉडी स्प्रे से हो जाना, या केमिकल रिएक्शन हो जाना, या अपने ऑयल पेंट वगैरह होता है, या किसी स्मोक वगैरह के थ्रू हो जाना, या बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी से रिएक्शन हो जाता है कि आर्टिफिशियल उन्हें सूट नहीं कर रहे हैं, गोल्ड यूज कर रहे हैं, या अपने सिल्वर जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीजें काफी अट्रैक्टिव होती है। नेकलेस पहनने के बाद आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि या ब्रेस्ट पे काफी रेडनेस आ जाती है, तो फौरन से तो डायरेक्ट तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे एक्जिमा ही हो गया है, लेकिन एक्जिमा वाले पेशेंट को ये एलर्जीज भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो एलर्जी आपको बने या आपको नुकसान दे, उसमें हमें केयरिंग करनी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको भी काफी हमने कंट्रोल रखना है, ताकि हम इस डिजीज का शिकार। अच्छा, थर्ड हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है इस हाइड्रोजिक एक्टिवा। इस हाइड्रोजिक एक्टिवा में क्या होता है, स्मॉल क्लस्टर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो आपकी हैंड की फिंगर्स होती हैं उसके सेंटर्स में इस तरीके से होते हैं। बाल जगह आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे हम किसी भी सोप से अपनी क्रॉकरी को वॉश कर रहे हैं, या लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्किन से वो मैच नहीं कर। आपके बर्तन के बाद जो है क्रॉकरी धोने के वॉश करने के बाद आपको वाइटनेस नहीं होती है, तो फिर आपको ऐसा कि नीड ऑयलिंग, कोई ऑयलिंग वगैरह आप करते हैं उसके बाद सेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी इस पोजीशन पे भी आपको एक्जिमा हो सकता है, और उस एक्जिमा का जो नाम है वो डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा कहलाता है। अब है हैंड एक्जिमा। देखिए पोजीशन चेंज है, जो हमारे पास सेकंड नंबर का गया है, थर्ड नंबर जो हमारे पास गया है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, वो फिंगर्स के सेंटर में, और ये कहाँ पर है, हमारे अपर साइड। ठीक है, इस एक्जिमा में क्या होता है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। केमिकल रिएक्शन है जो वो इरिटेट करेगा, कंडीशन आपको पता है, चल चुकी है कि रेडनेस का हो जाना, या स्वेलिंग की फास्ट टाइम हो जाती है। क्यों, तो खारिश करने की कंडीशन में हम स्वेलिंग हो जाएगी हमें। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पे बात हम करते हैं कि कौन सी ऐसी खवातीनें या कौन से ऐसे मेल हैं जो केमिकल यूज कर रहे हैं, या उनको एलर्जी की कंडीशन हो रही है। जैसे पार्लर्स में काम करने वाले खवातीन या सब उन लोगों को इस किस्म का एक्जिमा हो सकता है, या गर्मियों में जो गाँव देहातों के लोग होते हैं वहाँ के लोग आते हैं, काफी कुछ हो रहा है। ये जब सर्दियों का मौसम था तो इसमें काफी ऐसी बढ़ाई थी, जिनको था बच्चों को एक्जिमा इस तरीके से। देखिए अब आवाज आ रही है। यस मैम, आ रही है, बस थोड़ी सी स्लो हो जाती है कभी कभी। अच्छा सर, मैं और कपड़े धोने से भी एक्जिमा हो जाता है, क्योंकि देखिए उसमें भी कास्टिक सोडा वगैरह होता है, या डिटर्जेंट जो
वॉश करने वाला या कोई सर्फ हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारी स्किन से मैच नहीं कर रहा होता है, इसकी वजह से रिएक्शन हो जाता है। और फिर क्या करते हैं हम लोग वॉश करने के बाद थोड़ा सा खुद भी कुछ लोग सुस्ती कर लेते हैं कि ऑयलिंग वगैरह नहीं करते, तो इस तरीके से हमारा मर्स बढ़ता है। तो हमें हर चीज की केयरिंग करनी है ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लैब्स में काम कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट, तो उनको भी इस तरीके से होता है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं आपको इस तरीके से वो नमक खाना वो भी लोग काम कर रहे होते हैं, सिलींडर खाना वो भी काम कर रहे होते हैं, तो भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपनी न्यूरोडर्माटाइटिस। न्यूरोडर्माटाइटिस से ये भी एक डर्माटाइटिस की तरीके से ही होता है, जैसे बच्चों चिप्स पे रेडनेस और ये आती है, इसी तरीके से नेक पे भी बारीक बारीक पिंपल्स है, लेकिन पिक्स के अंदर शो हो रहा है कि किस तरीके से पैचेस बने हुए हैं स्किन पर, और ये ईटिंग करने के बाद और ज्यादा स्टाइलिंग यानी उभर के आ जाते हैं, इनमें इजाफा हो जाता है। हमें जो कॉमन एक बात है, तो हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। दूसरा हमें ये भी देखना है कि हम पानी का इंटेक कितना कर रहे हैं। सही है। अगर ज़्यादा इचिंग कर लेते हैं तो फिर आपको पता है कि ब्लडिंग भी होने का खतरा रहता है इसमें। आप अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, वो है पिनेमोलर जो है एक्जिमा। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन पर ये राउंड शेप बन जाते हैं, ठीक है, वहां पे तो अलग अलग हो रहे थे ना पिंपल, यहाँ पे ये एक आपको कोन शेप में नजर आ रहे हैं, लेकिन सिक्के की आप अगर इसको करें मुशावरत वो से कंपेयर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको कोइन से करा है कि ये इस तरीके से एक्जिमा आपकी स्किन पे हो जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि इचिंग बहुत होती है, ब्लडिंग आपको नजर आ रही है कि इसमें खारिश बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि चिपका पानी रास्ता है, क्योंकि इसकी सुर्खी ही बता रही है कि इसकी कंडीशन क्या है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा है वो है स्टेटिस डर्माटाइटिस है। ये भी लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है, लेकिन कुछ डर्मेटाइटिस में हमारे पास ये है कि एक्यूट कंडीशन में आ रहे हैं, क्रॉनिक कंडीशन में आ रहे हैं, तो उसकी स्टेजेस भी हमें नोट डाउन करनी है कि वो इनिशियल स्टार्ट में है या क्रॉनिक के अंदर है। जो इसकी 7 टाइप डिस्क्राइब करी है, हमें अलग अलग प्लेसमेंट बताती है कहाँ कहाँ हो सकता है। अब इसमें जो हमें डर्मेटाइटिस के अंदर बताई है उसमें ये है कि आपको वीकनेस भी बहुत ज्यादा फील हो रही होगी, और वेंस में, ठीक है ना, इसमें फ्लूइड भी आपको निकल रहा होगा, स्वेलिंग भी आपको बहुत ज्यादा होगी, रेडनेस भी है, इचिंग भी है, लेकिन इसकी स्किन बजाय देखने में ऐसी हो रही है जैसे लैटी या ब्राउनिश कलर की हो रही हो। और ये लेग्स पे होता है, टांगों पर। इसमें पेशेंट को चलने तक में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो कोई शूज नहीं पहन सकता है। पास टाइम ये होता है कि हमें इन्फेक्ट हो जाता है या किसी फंगस वगैरह, तो भी हमें एक्जिमा की कंडीशन आ जाती है। मिसिंग हो रही है डॉक्टर अक्सा की आवाज। देखिए जी, आवाज आ रही है आप सबको? किसी का स्पीकर खुला हुआ है? बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? बोलते हैं तो शायद उस वक्त फिर बहुत ज्यादा मतलब शोर आता है, अदरवाइज आवाज सर बीच क्लियर है। में सर बीच में से किसी ने माइक खोला हुआ है ना, तो वो यस। बिहाइंड से आवाज आ रही है बार ठीक बार। ठीक है मैम, इट्स ओके। मैं यहाँ पर म्यूट कर दूंगा अगर ऐसा कोई होगा तो। सर मैं रूम में अकेली हूँ, बिल्कुल मैं ऑफ है बिल्कुल ना। ठीक ठीक है मैम। आ मैं रही आवाज आ रही है अब? जी जी मैम, बिल्कुल आ रही है, ठीक है।
अच्छा, इससे क्या होता है कि अगर ये लेग्स पे आपके हो जाता है तो इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफी वीक होता है, यानी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस होती है। लेकिन जो पिक के हैं, अब ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। अभी रिसेंटली मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो डॉटर थी, उनको हुआ था, उन्होंने कहीं से स्लीपर पहन लिया, अब उसमें कुछ लेदर में लगा हुआ था, वो बेबी के, उनके जो डॉटर है उनके पाँव में कन्वर्ट किया। वो कम से कम 2 मंथ्स उनके कंटिन्यूसली रहे और उन्हें कंटिन्यूसली सिक्रेशन जो थी वो निकल रही थी, जिसमें उन्हें ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी और वो उनकी बेटी स्लीपर तक नहीं पहन सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स उनको मेडिसिन एज अ सिम्टोमेटिक में यूज़ करवाती रही और अब वो माशाल्लाह बिल्कुल सेट है और उनकी ये तकलीफ ख़त्म हो गई। तो हमें अपनी हाइजीनिक का भी ख्याल रखना चाहिए, और अगर हम कोई किसी का कोई लाइक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या हम कोई स्लीपर यूज़ कर रहे हैं या कोई सैंडल्स या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए हमें ख्याल रखना चाहिए। पास टाइम हम पहन तो लेते हैं, हम कहते हैं थोड़ी सी इचिंग हो रही है, थोड़ी सी खारिश हो गई, ऐसे मे भी शायद शूज़ नहीं था, कोई टाइट हो गया तो इस वजह से हमें हो गई होगी, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि इस किस्म की डिजीज में ना मुब्तला हो हम, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं अपनी मेडिसिन की। ये जो रेमेडी है हमारी, तो हम उसमें कौन कौन सी यूज कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। सर अभी किसी का स्पीकर खुला हुआ है, नॉइज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? यस मैम, आ रही। सर किसी का खुला हुआ है। यस मैम, लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो सूरत में फिर स्टार्टिंग में थोड़ी सी आवाज आ जाती है। मैं मुसलसल इसी चीज पे हूँ, मैं लोगों को म्यूट कर रहा हूँ मैं कब से। अब ठीक है, अब ओके सब ओके, म्यूट हाँ, है मैम। ये से कोई स्टूडेंट परेशान नहीं होना। यस मैम। अच्छा सर, फिर हम होम्योपैथी रेमेडी की बात करेंगे कि हम होम्योपैथी, अगर एक्जिमा हो जाता है या पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, उसकी हमने केस टेकिंग कैसे करनी है, उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है। देखिए, अगर कोई मरीज के पास एक पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो हमारा बिहेव है वो ताकि, कुछ पेशेंट अपनी इंफरादियत रखते हैं तो उनका क्या होता है, वो बात टाइम अपना मर्ज हमें बताते भी नहीं है, जस्ट टीचिंग बता दी ये कर दी है। ये आपने डायग्नोज खुद ने करना है, आइडेंटिफाई खुद ने करना है अपनी बातों से, अपने बिहेव से, अपने अखलाक से, कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करें। अच्छा, हम होम्योपैथी में जो मेडिसिन यूज़ करेंगे, वो कुछ मेडिसिन ये हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम की जो पोटेंसी हम यूज़ करेंगे, हम 30 में भी यूज़ कर सकते हैं और 200 में भी करते हैं। जब इस किस्म का पेशेंट हमारे पास आएगा तो देखें इसमें कॉमन चीज़ें जो पाई जाएंगी, रेडनेस होना, इचिंग का होना, बर्निंग होना। अच्छा, उसके पेशेंट में बेचैनी भी हो सकती है, ठीक है ना, अनकॉन्फिडेंट होता है इसका पेशेंट, और एज ए सिम्टोमेटिक हम इसको पेशेंट को 30 में और 200 में आर्सेनिक एल्बम यूज करवा सकते हैं, इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट। अच्छा, दूसरी जो सेकंड नंबर की हमारी मेडिसिन है, वो है हमारे पास कैलकेरिया कार्बोनेट। कैलकेरिया कार्बोनिका जो है वो भी हम 30 में और 200 में पोटेंसी में हम यूज़ करवा सकते हैं। ये स्कीम बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक्जिमा हो गया है तो देखिए, तब्दील होने में मौसम है कि नमी वाला मौसम है या पेशेंट की क्या नौयत है, क्या कॉज है, किस वजह से उसको ये हुआ। तो हम अपनी बात कर रहे थे मेडिसिन की। आप सबको आवाज आ रही? यस मैम, क्लियरली आ सर रहे हैं। आ रही है? यस। अच्छा जी, हम अपनी मेडिसिन कर रहे थे, कलकेरिया कार्बोनिकल हमारी सेकंड मेडिसिन थी, जिसमें मैं आपको ये बता रही थी कि हम 30 और 200 की पोटेंसी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि जल्दी अमराज होना या कोई ग्लैंड्स की डिस्टर्बेंस होना या पसीने की ज़्यादती होना। अगर एक पेशेंट को एक्जिमा है और उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आपको पता है कि वो इरिटेट करेगा। इसी तरीके से अगर कोई सीज़र हो जाता है किसी का, या किसी का पेट वगैरह हो जाता है और उसको भी पसीना ज़्यादा आ रहा होता है,
किसी भी किस्म की तबीयत हो तो इरिटेशन ऐसे पेशेंट को ज़्यादा होगी। तो कलकेरिया का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है और एक्जिमा के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्जिमा की ही बात करें तो कलकेरिया का 30 और 200 की पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। फिर एज पर सिम्टम हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि हमें कब तक से यूज़ करना है। फिर हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो हम यूज़ करेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत बेहतरीन दवाई है अगर किसी को एक्जिमा है और कोई जख्म या बच्चों को हो रहा है। अक्सर औकात क्या होता है कि छोटे बेबीज होते हैं तो उनके कानों के पीछे काफ़ी ज़्यादा जख्म हो जाते हैं और सिक्रेशन भी होती है उसमें। कुछ बच्चे होते हैं ये कानों में इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं तो जब भी उनको काफ़ी हो जाता है तकलीफ। और अगर बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर आपको एक्जिमा हो रहा है या उसमें सिक्रेशन निकल रही है, लेसदार मादा या मवाद इन्फ्लेमेटेड हो रही है, तो आपके फाइट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसे हमने बहुत केयरिंग से यूज़ करना है। इसकी जो पोटेंसी हम यूज़ करेंगे वो हम 200 की पोटेंसी में यूज़ करवाएंगे। ठीक है। इसमें अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, बच्चा है या बेबी है, जो भी है, उसको अपनी एज डिफरेंस भी ख्याल रखना है खास कि कौन सी एज का है बच्चा या कोई बड़ा जो। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी हीपर सल्फ, इसको हम 200 के में यूज़ करेंगे। अगर किसी को एक्जिमा हो रहा है और उसकी हमने कंडीशन देखी कि रेडनेस आ रही है या वाइट कलर की सिक्रेशन निकल रही है या पस निकल रही है, इन्फ्लेमेटेड हो रहा है, तो हम उसमें हीपर सल्फ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट मेडिसिन है, प्लीज़ किसी का माइक खुला हुआ है तो आप बंद कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो हमारी है मिज़ेरियम। मिज़ेरियम जो हमारी मेडिसिन है ये एक्जिमा के अंदर बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट है स्किन पे कि अगर कोई आपके स्केल बने हुए हैं या पैचेस बने हुए हैं या खारिश ज़्यादा हो रही है आपको एक्जिमा में, तो हम इसको 200 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी है वो है रस्टाप। रस्टाप जो है वो भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी मेडिसिन है। आजकल जो मौसम चल रहा है इसके अंदर भी रस्टाप का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर इसी कंडीशन के अंदर कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है एक्जिमा का, तो आप उसको डायग्नोस भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। इसमें ये है कि पेशेंट को फीवर वगैरह भी हो जाता है, नमी वाले मौसम या बरसात के मौसम है तो उसमें भी काफ़ी लोगों को एक्जिमा होता है। तो 30 की पोटेंसी और 200 की हम दोनों पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी वो है हमारे पास सल्फर। सल्फर जो है वो आपको पता है ड्राइनेस का हो जाना, इचिंग हो जाना, बर्निंग हो जाना या बाथ लेने के बाद किसी की जैसे अगर एक्जिमा का पेशेंट है तो उसकी जो सिम्टम्स होंगे वो ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे यानी ज़्यादा हो जाएंगे। उसमें जलन वगैरह भी ज़्यादा हो जाएगी या बिस्तर पे जाने के बाद इसकी सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसमें भी जो है सल्फर का रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंटीएम जो क्रूड है, एंटीमोनियम क्रूडम है का पूरा नाम, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, उसकी सिम्टम्स लेंगे। इसमें जो हम यूज़ करेंगे 30 के पोटेंसी भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और 200 के भी हम यूज़ करते हैं। हम कोई भी मेडिसिन अगर किसी पेशेंट को देंगे तो देखिए पेशेंट अभी मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन इनकेस आपके पास आता है तो फर्स्ट अपीयरेंस हम यही देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट आ रहा है उसका मर्ज किस नौइयत का, इसकी तकलीफ कहाँ तक की है, कौन से स्टेज की है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी पोटेंसी का इंतखाब करना है। अच्छा, इसमें मैंने शो तो नहीं करा हुआ, रह गया है मेरा कुछ। अच्छा, इसमें जो है हम पेट्रोलियम भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको स्किन पे ख़ारिश है ज़्यादा और ठंडे मौसम के अंदर ये होता है कि अगर ज़्यादा हो गया है आपको, आपकी स्किन ख़राब हो गई है, एक्जिमा की कंडीशन हो गई है आपको, तो होम्यो रेमेडी जो पेट्रोलियम है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उसे हम 200 की पोटेंसी में यूज़ करते हैं। पीडीएफ यहाँ पे शो नहीं है नाम। अच्छा, सोलेनियम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, उससे भी हम 200 की पोटेंसी में यूज़ करेंगे। उसमें भी क्या होता है कि ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और ये है कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो सेलेनियम का भी
बहुत ही ज़बरदस्त है। और नेट्रम म्योर जो है उसका रिजल्ट भी हम बहुत अच्छा देखते हैं अपनी होमियो रेमेडी के अंदर। उसमें क्या होता है कि अगर बालों वाली जगह पे आपका एक्जिमा हो गया है तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो हम ग्रेफाइट भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन एज पर सिम्टम हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी से, तो हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक था हमारा टॉपिक। अब ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़, और सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ इस बात का है कि अभी बीच में जो भी हुआ एकदम से स्टॉपिंग हो गई और आप सबको वेट करना पड़ा। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ, और यहाँ की यूएचओ की मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल कहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से हम सबकी नॉलेज में ही इजाफा हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे आप लोग सब मुझसे सीनियर भी बैठे हुए हैं, जूनियर भी बैठे हुए हैं, कुछ मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं। मेरी पूरी पूरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन दूँ और अच्छे से अच्छी आपको बात मैं मैसेज कन्वे कर सकूँ, ताकि ये है कि आप लोग समझ सकें। जब हम 4 लोग या हम सब मिलके बैठते हैं तो हमें एक जगह बैठने से ही कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि यूएचओ के प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी मैनेजमेंट, बहुत अच्छा स्टाफ बैठा हुआ है, बहुत रिस्पेक्टेबल टीचर हैं। सर अवेश का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लेक्चर दिया, मुझे बहुत पसंद आया। डॉक्टर वजिया ने बहुत अच्छा दिया। सर मुश्ताक की भी पूरी बहुत अच्छी कोशिश थी। इनकेस के किसी प्रॉब्लम में कोई भी इंसान फंस सकता है। इसी तरीके से मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्वाइन रहूँ इस इदारे से। बाकी फिर से कोई गलती हो गई हो या आपकी किसी बात का मैं आंसर नहीं दे सकती या तो उसके लिए भी मैं एक्सक्यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा रहा आप सबकी एप्रिसिएशन का, आप सबकी रिस्पेक्ट का, आप सबके प्यार देने का तरीका। आपने इससे पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करी थी, अप्रिशिएट करा था, और आप सबके लिए मैं बहुत दुआ कर रहूँगी। और मुझसे कोई गलती हुई है तो जी माजरत। तज़ीब मेरा कंप्लीट हो चुका है। आपसे भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, मिस आसिया से भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट। अच्छा। थैंक यू एवरीवन। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश। एक बात मैं आपको बता दूं, टीचर्स जो होता है ना, टीचर उनकी रिस्पेक्ट और उनकी जगह ही बिल्कुल अलग होती है। और एक बात और ये है कि हर इंसान के पढ़ने का और पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और माशाल्लाह डॉक्टर महविश इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे नहीं होता, जैसे कोई अपने बच्चे को बहुत प्यार से समझा रहे होते हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छे टैलेंट जिसे कहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना हर चीज़ को डिस्क्राइब करते रहे। और माशाल्लाह आपके 2 लेक्चर्स थे, बहुत अच्छे थे। और सारे पार्टिसिपेंट्स का तो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मतलब हमेशा हर तरीके से हमारे साथ वो ज्वाइन रहे और कोऑपरेट भी कर रहे थे बीच में। और टेक्निकल इश्यूज तो होती रहती है। बहरहाल टेक्निकल इश्यूज होने के बावजूद भी सब हमारे साथ बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और इस डिजीज से और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप कि डॉक्टर महविश आपको पूरा पूरा रिस्पांस देंगे। और वंस अगेन इंशाल्लाह। डॉक्टर ओवैस का मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इंस्टेंट जो है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन उन्होंने हमें हमारे साथ कोऑपरेट किया। और इंशाल्लाह इस मॉड्यूल के 3 लेक्चर्स को वो हमारे साथ एज ए इंस्ट्रक्टर भी ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारे इंशाल्लाह 13 अगस्त को जुमे के दिन होगा। और आई होप कि आप सब जो है ज्वाइन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और यूएचओ से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, या कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरीज, कोई भी आप लोगों की आप लोग बिल्कुल हमें गाइड भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ, आसिया के साथ या मेरे साथ आप बिल्कुल फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से लेकर। और अभी तक इस क्लास में कोई भी अगर मिसमैनेजमेंट हुई हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई हो, आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट हुआ हो, तो मैं फिर दिल से सॉरी करता हूँ डॉक्टर महविश की तरफ से, अपने तरफ से भी। और आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह आप लोग कोऑपरेट करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर महविश, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। अल्लाह ताला थैंक यू आपको सर। आपके इल्म यू में, वेल। आपके उम्र में
बरकत दे और इसी तरह हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट बहुत है कि शुक्रिया सर। हाँ, आप जो है ना, आप अपनी क्वेरीज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।